एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की क्लास में। इसके पहले मैंने आपको इसके 2 वीडियो अपलोड किए। उसमें मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत के कैसे हालात थे, भारत देश की क्या अर्थव्यवस्था थी, यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है, वहाँ उद्योग धंधे किस तरह चल रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। यानी जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद भारत में कौन कौन सी योजनाएं आई, क्या व्यवस्थाएं की गई, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। चलिए देखते हैं इसको कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत की जनता का रहन सहन काफ़ी खराब हो चुका था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गरीबी आ चुकी थी, लोगों के लिए खाना नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो योजना का उद्देश्य पहले बनाया गया, पहले लोगों का जीवन स्तर सुधरे, ऊंचा उठे, साथ ही साथ लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। यानी कि ऐसी चीज़ें कराई जाएं जिससे उनका जीवन समृद्ध हो सके, उन्हें रोजगार मिले, उनका जीवन स्तर सुधरे। तो चलिए देखते हैं परिचय। आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपको फिर इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको अंडरलाइन कराता जाऊंगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। यानी हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 के दिन प्राप्त हुई। 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद, यानी 200 वर्षों तक हमारे देश में ब्रिटिश लोगों ने शासन किया, है ना। हम अपने भाग्य के विधाता बन गए। अब हमें आज़ादी मिल चुकी थी, हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकते थे। अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे हाथों में था। यानी अब हम अपने देश के नवनिर्माण के लिए जो भी कार्य करना है कर सकते थे। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। जो हमारे देश के नेता थे उनके सामने एक चुनौती थी को कौन सी आर्थिक प्रणाली को अपनाएं, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की आर्थिक प्रणाली पर ही निर्भर करती है। अगर सही आर्थिक प्रणाली है तो देश की अर्थव्यवस्था सही रहेगी और वहाँ की जनता खुशहाल रहेगी। अगर गलत आर्थिक प्रणाली चुन ली गई तो वहाँ की जनता की हालत बद से बदतर हो जाएगी, क्योंकि देश का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो आर्थिक प्रणाली बनाई जानी थी किसी एक के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए बनाई जानी थी, ठीक है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी साधन, खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत रहें, कोई निजी संपत्ति नहीं थी। वे चाहते थे समाजवाद आए, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ें थी कि जो सारी चीज़ें सरकार को दे देना उन्हें उचित नहीं लगा। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों को भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प की खोज की। अब यहाँ 2 चीज़ें आई हैं, एक हमारा आया है पूंजीवाद और एक आया है समाजवाद। तो चलिए जान लेते हैं कि पूंजीवाद क्या होता है और समाजवाद क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
उन वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है जिनमें वस्तुओं की मांग ज़्यादा होती है। इनमें उसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या उन्हीं वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों में लाभ के साथ बेचा जा सके। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर बाजार में गाड़ियों की मांग ज़्यादा है तो गाड़ी का उत्पादन होगा, कार की मांग ज़्यादा है तो कारों का उत्पादन होगा। अगर साइकिल की मांग ज़्यादा हो गई है तो साइकिल का ही उत्पादन किया जाएगा। यानी आप सिंपल समझें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होगा जिसकी मांग सबसे ज़्यादा होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता है। यहाँ आप एक बात समझें कि जो वस्तुओं का वितरण होगा वहाँ पे व्यक्तियों के आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं खरीदने में क्षमता रखते हैं। यानी डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है, आप किस चीज़ को खरीद सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि चीज़ आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पैसे क्षमता है, पैसे हैं तभी आप खरीद पाओगे, अन्यथा नहीं खरीद पाओगे लिए। यानी सिंपल सी बात है, अगर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं को लेना है तो आपके जेब में रुपए होने चाहिए। इसमें क्या था, जैसे मान लीजिए कि गरीब लोग हैं, उनको घर जरूरी है लेकिन घर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है तो उनको घर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी समस्या को देखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को मना कर दिया क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश के अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी। इसमें उन वस्तुओं का उत्पादन होता था जिसकी बाजार में मांग होती थी और इसमें यह नहीं था कि वस्तुओं का वितरण सभी को मिले, ऐसा नहीं था। अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तभी आप वस्तु खरीद पाओगे, अन्यथा आप वस्तु खरीद नहीं पाओगे, भले ही आपके लिए वस्तु कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मानने से इनकार कर दिया। समाजवादी तो समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। जो हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उस पे जो वस्तुओं का वितरण होता है लोगों की आवश्यकता पे कि किसको कौन सी चीज़ ज़्यादा आवश्यक है, उनकी क्रय क्षमता पे नहीं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जितनी मर्जी उतनी चीज़ खरीद लो, ऐसा नहीं है। आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है इस पर ध्यान दिया जाता है। इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। समाजवादी में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। समाजवाद में जो भी वस्तु होंगी किसकी होंगी, राज्य की होंगी। जैसे चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती हैं। और एक हमारी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया पूंजीवाद में इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि बाजार पे किन वस्तुओं की मांग है, यानी कि यहाँ पे जो पूंजीपति लोग होते हैं वो अपने लाभ पे ध्यान देते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और मैंने आपको बताया समाजवादी, इसमें लोगों के हितों की ध्यान दिया जाता है, लोगों की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाता है और इन दोनों को मिला के बनी है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ आप देखते हैं अधिकांश अर्थव्यवस्था मिश्रित है, अर्थात सरकार तथा बाजार मिलके काम करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराता है जिनका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है, तो सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है। तो इसमें क्या है, सरकार और समाज दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। कुछ चीज़ें बाजार द्वारा कराई जाती हैं उपलब्ध नागरिकों को, अगर उन चीज़ों को बाजार उपलब्ध नहीं करा पाता है तो फिर सरकार उपलब्ध कराती है। तो भारत में एक समस्या बनी हुई थी
कि कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, आर्थिक प्रणाली को अपनाया जाए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर भी उन्होंने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त किंतु कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसा समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होगा, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का भी स्थान होगा। यानी समाजवाद के सिद्धांत को थोड़ा ऊपर उठाया गया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को क्या किया गया, सशक्त यानी शक्तियों से मजबूत माना गया, जिसके अंदर निजी संपत्ति और लोकतंत्र, एक तो निजी संपत्ति भी लाई गई और दूसरा लोकतंत्र भी लाया गया कि जनता को भी अधिकार होगा। सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाएगी, यानी कि अब ये चीज़ें हुई कि सरकार क्या करेगी, इसके लिए योजना बनाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि योजना क्या होती है। योजना इसकी व्याख्या करती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी योजना क्या करती है, बताती है कि जो देश के संसाधन है उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए। योजना के कुछ समान तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समयावधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी और इन्हें क्या कहा जाता था, पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा कि भारत योजना कितने साल की होती थी, तो 5 साल की, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ निजी क्षेत्रकों को भी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी यही दृष्टिकोण था। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए कि वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। क्वेश्चन बन सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई, तो सन 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ और यहीं से पंचवर्षीय योजनाओं का युग प्रारंभ हुआ। अब हमारा आता है पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। तो किसी योजना के स्पष्टता निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। जो भी योजनाएं होनी चाहिए उनका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट निर्दिष्ट होने चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ठीक है, एक तो क्या था कि सबकी वृद्धि होनी चाहिए, दूसरा क्या है, आधुनिकीकरण, यानी समाज जो हमारा पिछड़ गया था गुलामी के कारण उसमें आधुनिकता आनी चाहिए, और आत्मनिर्भरता यानी भारत देश के सभी नागरिक आत्मनिर्भर बने, एक योजना का ये भी लक्ष्य था। और समानता यानी सभी व्यक्तियों में समानता होनी चाहिए, यानी सबका विकास होना चाहिए, ये हमारी योजना का लक्ष्य था। आगे देखते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया गया है। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। यानी कि सभी योजनाओं को जो ये लक्ष्य हैं सबको एक समान महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, तो इनमें से पहले किसी एक लक्ष्य का चयन किया गया। हाँ, योजनाओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहाँ तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर्विरोध ना हो। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा आता है समृद्धि। इसका अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कि समृद्धि का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इसका प्राय
उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की दक्षता में वृद्धि से है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। ठीक है, यानी समृद्धि मतलब में अगर आप समझें इस बात को तो समृद्धि का अर्थ ये है कि वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि। जो वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं, जो सेवाएं दी जा रही हैं हमको, उनमें वृद्धि करना। इसका अभिप्राय उत्पादक पूंजी के अधिक भंडार, परिवहन में वृद्धि करना है, बैंकिंग और सहायक सेवाओं का विस्तार यानी बैंकों का ज़्यादा विस्तार हो, या उत्पादक पूंजी तथा सेवाओं की वृद्धि हो। यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में कहें अगर तो आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। यानी हमारी जीडीपी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। अगर हम जीडीपी की बात करें, एक वर्ष में देश में हुए सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। जो वस्तु उत्पादित हुई हैं या सेवाएं दी गई हैं, उनका जो बाजार मूल्य है वो क्या कहलाएगा? जीडीपी कहलाएगा। एग्जाम्पल से इसमें दिया गया आपको कि मान लीजिए आपके पास एक केक है, ठीक है, एक केक है, मान लीजिए आपका इसका ए साइज है, ठीक है, और 4 लोग हैं, तो इसको अगर बांटे तो सबको इतना इतना मिलेगा, ठीक है ना। अब जीडीपी का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? इस केक के आकार को बढ़ाना है। जो पहले आपका केक इस साइज का था, 4 लोग थे, अब हमने केक के आकार को बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब लोगों में क्या होगा? ज़्यादा लोग इसको खा सकेंगे, इसको उपभोग कर सकें। 4 लोगों में जो बटे गए, अब क्या हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया। यानी जितना ज़्यादा इस केक का हिस्सा बढ़ता जाएगा, लोगों को उपभोग मिले। उसी प्रकार से जीडीपी बढ़ाना ही उद्देश्य था। यानी अगर हमारे देश को अधिक अच्छे तरीके से जीवन यापन करना है तो जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है, क्योंकि उस टाइम जब देश हमारा आज़ाद हुआ है तो वस्तुओं और सेवाओं की बहुत ज़्यादा हमारे देश में कमी रही। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्रक हैं कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, ठीक है ना। अगले वीडियो में इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।